नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा चुनाव की कि हरियाणा चुनाव में आज आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कैंसिल क्यों हुई। क्या इस वजह से कि कुमारी शैलजा जो इन दिनों नाराज चल रही हैं, उनके आने की बात थी इस रैली में? क्या उन्होंने कहीं मना तो नहीं कर दिया, और क्या इसी वजह से रैली कैंसिल तो नहीं करनी पड़ी? इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि अमेरिका में किस तरह से मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारत को किस तरह से रखा है, कितनी मजबूती के साथ, और वहां पर कौन कौन से मुद्दों को खास तौर पर उठाया है। और इसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का चुनाव होना है, परसों दूसरे चरण का मतदान होना है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में हैं। क्या कुछ राहुल गांधी ने बोला है, इस पर भी करेंगे बात, और देखेंगे कैसी तैयारी है परसों के लिए। और फिर इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली को आखिरकार खड़ाऊं मुख्यमंत्री मिल गई बल्कि कहिए, क्योंकि आतिशी बनी है यहां पर मुख्यमंत्री, नई मुख्यमंत्री। लेकिन उन्होंने जो पदभार ग्रहण किया तो बगल में एक खाली कुर्सी रख करके की। वो कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए थी। तो क्या ये सवाल उठता है कि अगर वही मुख्यमंत्री हैं तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है दिल्ली में? इस पर करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करने वाले हैं संबोधित। दुनिया के भविष्य के लिए भारत की भूमिका पर रखेंगे विचार। संयुक्त राष्ट्र में मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अपनाया पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को लेकर दुनिया भर में उत्साह। टेक सीईओ की बैठक में अमेरिका की शीर्ष कंपनियों को दिया भारत में निवेश करने का आमंत्रण। टेक कंपनियों के सीईओ ने कहा, उभरते वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत बनेगा अहम भागीदार। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनावी प्रचार। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी पूंछ और श्रीनगर में रैली। हरियाणा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार जोरों पर। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज टोहाना और जगाधरी में जनसभा। कांग्रेस नेता समेत सभी विपक्षी दल भी प्रचार में झोंक रहे हैं पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे की आज होने वाली रैली कैंसिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का किया औपचारिक उद्घाटन। समारोह को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र सेवा के भाव को और प्रबल करते हैं ये सैनिक स्कूल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना भी पॉक्सो कानून के तहत अब होगा अपराध। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के उलट सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल भी ना करने का निर्देश। और एनपीपी के नेता अनुराग कुमारा देशानायके ने श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति पद की ली शपथ। सत्ता हस्तांतरण के तहत श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने ने दिया अपने पद से इस्तीफा। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हरियाणा की चुनावी हलचल की। और वो चुनावी हलचल खास तौर पर कांग्रेस में जो शैलजा फैक्टर है, शैलजा संकट है, उस पर बात करने वाले हैं कि कांग्रेस का ये शैलजा संकट है क्या। हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विधानसभा चुनाव वहां पर होना है तो प्रचार जोरों पर है, और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी क्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज टोहाना और जगाधरी में जनसभाएं हैं। सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं समेत सभी विपक्षी दलों के बड़े नेता भी प्रचार में झोंक रहे हैं अपनी तरफ से पूरी ताकत। तो इस बीच भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, कुमारी शैलजा के नेतृत्व को लेकर जो टिप्पणी आई है वो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है, जिस तरह से हुड्डा कैंप के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों और कुमारी शैलजा के समर्थकों द्वारा
जनसभा में जाने से बहिष्कार किया जा रहा है। यह दावा शहजाद पूनावाला ने किया है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित समाज और आरक्षण के खिलाफ ही तो बोलती आई है। ये शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। मायावती बीएसपी की जो सुप्रीमो है, उन्होंने भी कांग्रेस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए हमला बोला और कहा कि कांग्रेस दलित नेताओं को कभी भी तरजीह नहीं देती है। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस हालांकि सक्रिय हो चुकी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुमारी शैलजा के आने की संभावना थी, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली रद्द हो गई है। तो ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कुमारी शैलजा के खड़गे में रैली में आने से कहीं मना करने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे की यह रैली तो रद्द नहीं हुई? यह बड़ा सवाल है। इसकी हम पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की टीम में ही हैं और यहां नाराजगी जैसा कुछ भी नहीं है। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस पर परिवारवाद हावी है। कांग्रेस के अंदर तो अगर किसी ने यूं भी कह दिया ना भी मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, उसी को कुचल देंगे। परिवारवाद चलता है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर और ज्यादा चर्चा के लिए। आकांक्षा, सबसे पहले जो सवाल सभी के मन में है कि वो बहुत सारी तरह की अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने अभी इस बारे में कोई जानकारी ऑफिशियली दी है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज होने वाली रैली आखिर रद्द क्यों करनी पड़ी है? जी लालचंद जी, आज जो एक रैली थी वो अंबाला में थी और अंबाला में जहां पर रैली थी वो कैंडिडेट जो थे वो हुड्डा के कैंडिडेट है निर्मल सिंह। और कहा जाता है कि जो कैंडिडेट अंबाला कैंट के हैं, जो एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके कैंडिडेट जो हैं वो कुमारी शैलजा के थे। और आज अगर देखा जाए तो अंबाला और अंबाला कैंट, जो अंबाला सिटी और कैंट कोई बहुत दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएटेड है इस वक्त कि कुमारी शैलजा जो है वो बहुत नदारद है। जिस भी तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया, कांग्रेस जो शुरू से ही जहां तक बात रही टिकट बंटने की या बात रही कि उसके बाद जिस तरीके से उनको इन्वॉल्व किया जाए कैंपेनिंग में कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो हमने देखा है कि कुमारी शैलजा जो है वो एक अपने आप में ही अलग तरीके से ही कैंपेनिंग कर रही थी कांग्रेस के लिए। एक तरीके से एक गुट बन गया था लोकसभा चुनाव में भी। मैं बताना चाहूंगी आपको कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा और जो अब इस वक्त बीजेपी में ज्वाइन कर चुकी हैं किरण चौधरी, इन तीनों का जो है एक ग्रुप बन गया था जो कि एक तरीके से खिलाफ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, क्योंकि इनको जो उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो काम करने का तरीका है और जिस तरीके से कांग्रेस को वो चला रहे थे या उस तरीके से उन्हें बिल्कुल भी ये उनको ठीक नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने शुरू से ही इसका विरोध किया। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो
किरण चौधरी ने तो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने राज्यसभा मेंबर बन गई और उसके बाद जो है एक तरीके से कुमारी शैलजा को दरनिकार करा गया और सिर्फ मात्र जो कहा जा रहा है कि 5 टिकटें जो 90 में से सिर्फ 5 टिकटें जो हैं उनके उम्मीदवारों को दी गई हैं। अगर हम ये बात करें कि वो इतनी पुरानी नेता है कांग्रेस की और 3 बार कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक काफी गद्दावर नेता है हरियाणा में, और जिस तरीके की जो बयानबाजी इस तरफ हो रही है। आकांक्षा, आपके जरिए हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें हम अभी सुन रहे थे, उनका दावा है कि कहीं नहीं गई हैं कुमारी शैलजा, यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रही हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उन्होंने तो उनको बोला कि कुमारी शैलजा बीजेपी में आ सकती हैं। ये जो पूरा कंफ्यूजन बना है, क्या तस्वीर साफ दिखाई दे रही है? और अगर ये तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होती है तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की संभावनाओं के लिए ये धुंधली तस्वीर कितनी भारी पड़ सकती है? आकांक्षा, सबसे पहले तो लालचंद जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दलित वोट हैं वो इस वक्त उन्होंने खो दिए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो 2 जनसभाएं हो रही हैं बादली और जींद में भी हुई है, जहां हजारों लोगों ने दलित लोगों ने जो है बॉयकॉट कर दिया कांग्रेस का, और कांग्रेस अदरवाइज ऑल्सो जब कैंपेनिंग करने के लिए कहीं पे जा रही है तो उनका बॉयकॉट हो रहा है। दलित लीडर्स और दलित जो कम्युनिटी है वो कांग्रेस का बॉयकॉट कर रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत हेल्दी नहीं है, क्योंकि एक जातिवाद के ऊपर जो है एक तरीके से जो पॉलिटिक्स की जा रही है, अब जो हो गई है और जिस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि उनका ये सवाल कि हाँ वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से वो चुप्पी साधे बैठी हैं, वो ना तो किसी कैंपेनिंग में हिस्सा ले रही हैं, ना ही वो कहीं पे एक्टिव दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ 1 हफ्ता ही रह गया है कैंपेनिंग का, यही जोर लगाने का टाइम है। हर एक जो नेता है वो पूरा जोर लगा के जो है कैंपेनिंग कर रहा है। इस टाइम पे इतना बड़ा नेता जो कि एक सेक्शन ऑफ वोट बैंक जो है उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर वो नहीं है साथ में, वो चुपचाप बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो संकेत है ये बहुत अच्छे नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी ये बात कही थी कि हो सकता है कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, पर अभी भी उन्होंने कोई आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा था, ना ही कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा जो है इस बात को वो कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगी, और वो कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता है, तो ऐसा करने पे इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पे पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक और जो फैक्टर आकर के जुड़ता है, मायावती बसपा सुप्रीमो ने हमला बोला है एक्स के जरिए, और मैं देख रहा था कि आकाश आनंद भी बड़े जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं, और इसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी किसी दूसरी पार्टी के साथ, एक और पार्टी के साथ वहाँ पर अलायंस है, वो भी मैदान में कूदे हुए हैं। कुल मिलाकर के ये बहुत, जिसे कहते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट कई जगहों पर देख सकते हैं, क्या दिखाई पड़ेगी क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आकांक्षा, आम आदमी पार्टी का भी एक अलग कोना है। जी लालचंद जी, पहले जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे तो एक तरीके जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे तब तो लगता था कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है, पर जैसे जैसे देखा कि टिकट बांटी गई, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी में भी बागी हुए नेता, उसके बाद बहुत सारे निर्दलीय हो गए, उसके बाद गठबंधन हुआ, बीएसपी का बना, एएसपी का जेजेपी के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इशारा कहीं ना कहीं हंग असेंबली की तरफ भी जाता है। बिल्कुल, अभी कहना हो सकता है इस मल्टी कॉर्नर फाइट में, अभी मल्टी कॉर्नर फाइट में किसी सीट पर कोई आगे निकल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते ही रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि अमेरिका में किस तरह से मोदी मोदी का नारा गूंजा। और ये सिर्फ बात मोदी मोदी की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि जो भी उपलब्धि है वो 140 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है, इसलिए भारत की बातें वहां जितनी मजबूती से रखी गई हैं उस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हम अब बात करने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका में मोदी मोदी हो रहा है, और इसी पर आज हमारी ख़ास चर्चा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की यात्रा पर हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारत की बातों को मजबूती से रखा है। तो अमेरिका में मोदी मोदी, भारत अब रुकेगा नहीं, अमेरिका में मोदी मोदी का नारा। 10 साल के बदले भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच हजारों की भीड़ में से उठती मोदी मोदी की आवाज इस बार 7 समंदर पार अमेरिका से सुनाई दे रही थी। न्यूयॉर्क के नसाऊ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में PM मोदी ने कहा, अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, ये लोकल से ग्लोबल हो गया है। उन्होंने कहा, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो आजादी के बाद पैदा हुआ हूं। मुझे देश की आजादी के लिए मरने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, मगर मैं देश के लिए जीना चाहता हूं। देश के लिए मरना नसीब में नहीं था, लेकिन जीना तो हमारे नसीब में है। 60 साल बाद भारत की जनता हमें तीसरी बार लगातार सत्ता में रहने का मौका दिया, इसलिए तीसरे टर्म में बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और गति से आगे बढ़ना है। PM ने कहा, विविधता को जीना, विविधता को समझना, उसे जीवन में उतारना हमारे संस्कारों में है, रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, सारे मत और पंथ हैं, फिर भी हम नेक बनकर, एक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज बोलता है तो दुनिया सुनती है। 10 साल में भारत में आए बदलाव को जब PM मोदी अपने भारतवंशियों के सामने रखते हैं तो उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसी अमेरिका में भारत को लेकर जब अपने विचार रखते हैं तो भारतवंशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। अपने हालिया अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के विवादित बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन देश कितना शर्मिंदा हुआ, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के हर वक्तव्य की सफाई पेश करनी पड़ी। राहुल गांधी PM मोदी पर प्रहार करते करते देश को कटघरे में खड़ा करने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मोदी का 56 इंच का सीना अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए और बीजेपी को मिली सीटों पर संदेह तक जता दिया। भारत में सिखों को लेकर भ्रामक बयान हो या फिर भाषा को लेकर दक्षिण भारतीय की उपेक्षा की बात हो या आरक्षण खत्म करने की बात, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर तो ट्रेंडिंग बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन देश में उनके भ्रामक प्रचार का नुकसान कितना गहरा हो सकता है, इसका अंदाजा उनके ओवरसीज कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। PM मोदी ने कहा, उनका मिशन पहले दिन से क्लियर है। कहा, मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन सुराज यानी गुड गवर्नेंस और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा। तो कल न्यूयॉर्क में PM मोदी ने कहा था कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो देश के लिए मर तो नहीं पाए, लेकिन देश के लिए जीना जरूर चाहते हैं। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ।
आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की। वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में खप गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि विविधता को जीना, विविधता को समझना और उसे जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है। साथ ही पीएम ने कहा कि जो एआई भारत को चला रहा है वो है एस्पिरेशनल इंडिया। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है ए फॉर एस्पिरेशनल, आई फॉर इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है, और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी अमेरिका की धरती पर यह संबोधन दिया है जिस धरती पर आज से करीब 8-10 दिन पहले आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की कई बातें सुनी होंगी। आपने महसूस किया होगा, जो महसूस आपने किया वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जिस समय वहां पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलुगु बनाम हिंदी, सिखों की पगड़ी को लेकर बात हो रही थी, उस समय आपको क्या महसूस हुआ? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक एक कर सारे भाषाओं का नाम ले रहे थे और लोगों का जो रिस्पांस था उसे देखकर आपको क्या महसूस हुआ? ये जरूर फर्क महसूस हुआ। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद वहां पर एक बार फिर से मोदी मोदी जिस तरह हो रहा है, और मोदी मोदी से ज्यादा जिस तरह भारत भारत हो रहा है,
इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ जुड़े हैं साथ में विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें बड़ी मजबूती से रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी और राहुल लाल जी। मैं विनोद जी आपके जरिए जरा इसको विस्तार देता हूं। अब से 1-2 दिन पहले मैंने एक कार्टून देखा और संयोग कहिए उस कार्टून में क्या था कि एक तरफ ऐसा दिखाया गया था कार्टून में, आप जानते हैं कार्टून में व्यंग करने की बात होती है, कि राहुल गांधी जी कुछ गंदगी फैलाते हुए जा रहे हैं, कुछ कूड़ा करकट फेंकते हुए, ठीक, और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू वगैरह लेकर के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो कार्टून देखने के बाद मतलब मुझे लगता है कि जो 8-10 दिन पहले हमने राहुल गांधी का उसी अमेरिका में संबोधन सुना और जो आप सुन रहे हैं, एक एक करके सारे भाषाओं का नाम ले रहे हैं और उसके बाद जनता बिल्कुल वहां पर पूरा समर्थन कर रही है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि वो कार्टून की बातें, कार्टून का सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम मौजूद था, बिल्कुल प्रासंगिक था। विनोद जी। लाल जी, मैं अगर आपके कार्टून का ही जवाब दूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वच्छ भारत का तो मिशन है, और पहले दिन जब वो झाड़ू लेके निकले थे तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जीवन से लेके और सामाजिक जीवन से लेके और जो स्वच्छता है भारत की, उसमें अगर स्वच्छता की बात करें इन टोटलिटी में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी स्वच्छता को लेके मुहिम शुरू की थी, जिसका आपने देखा कि देश ने किस तरह का रिस्पॉन्ड किया। यही स्वच्छता अमेरिका में भी कर यही स्वच्छता अगर आप ये देखें तो जिस बात को कहते हुए आप कह रहे हैं वो उसे आप संयोग कहें या प्रयोग कहें, मैं वही कह रहा था। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग देखते रहे हैं कि जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरे का एक ये बनता है वहां अमेरिका जाने का, जो यूएनजीसी के मीटिंग में हो या उससे पहले कोई इस तरह की मीटिंग हो, तो उससे पहले कोई राहुल गांधी के जो ओवरसीज कांग्रेस है उसमें भी कुछ ना कुछ मीटिंगें वहां तय की हुई जी। आपने कई सालों से देखा होगा ये घटना कि इस तरह की चीजें वहां होती है, लेकिन वो जो गंदगी परोस के आते हैं भारत को लेके, देश को लेके, भारतीय समाज को लेके, व्यवस्था को लेके, भारतीय परंपरा और चिंतन को लेके राहुल गांधी जो गंदगी परोस के आते हैं, शायद मुझे लगता है कि आपने सही कहा है कि उसको उस पर भी झाड़ू लगाने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करते हैं। मैं अभी इस बात को जिक्र करते हुए, मैं अभी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैली थी और उस सुरनकोट में रैली थी, वो अपने कैंडिडेट के समर्थन में रैली करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे जी। लगभग उन्होंने वही बात कही जो वहां अमेरिका में वो कह रहे थे, वही स्क्रिप्ट वो दोहरा रहे थे कि अब वो 56 इंच का जो सीना था आपका उसको हमने खत्म कर दिया है, हमने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। आज भारत में जो हमारा गठबंधन है विपक्ष का, वो कोई भी कानून चाहे तो उसको रोक सकता है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं पब्लिक में मीटिंग में जी। यही राहुल गांधी बात आप वहां अमेरिका में कहते हुए पिछले 10 दिन पहले की जो बात है, ठीक है, तो आप अगर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग लेते हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे अपना नैरेटिव परसेप्शन बना के वाहवाही ले रहे हैं, तो इस देश ने बहुत करीब से और दुनिया ने देखा है कि आज का जो भारत है वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। बिल्कुल। आज का जो भारत है वो कैसे, ये पीएम मोदी ने कल भी ये बात कहा था कि हम किसी पे दबाव नहीं बनाते हैं जी, भारत अपना प्रभाव बनाता है। जो अभी आपने कल के क्वाड की मीटिंग में देखा, या अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या दुनिया के किसी भी देश का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें भारत अगर अपना नेतृत्व के लिए सामने में आता है तो ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की ये सारे नैरेटिव्स सिर्फ सोशल मीडिया पे भले ही 2-4 लोगों का सपोर्ट ले ले, लेकिन दुनिया भारत के जज्बे को और भारत के जलवे को, जो जलवा भारत ने दिखाया है 10 साल से, उसको सलाम करता है। और पीएम मोदी जब कहते हैं कि भारत का नमस्ते तो अब ग्लोबल हो गया है, तो ये नमस्ते भारत जो है वो अब ग्लोबल हो गया है। ये राहुल गांधी के इस बचकाने और इस तरह के जो कुतर्क से शायद भारत को अभी छवि वो खराब नहीं। आप राहुल गांधी जी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं ना कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है, वो हम थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, वो बयान भी उनका सुनवाएंगे कि 7 समंदर पार से जब वापस आए तो भी लगता है कुछ बदला नहीं है। लेकिन उससे पहले जरा राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइएगा, ठीक है, कांग्रेस के समर्थन में तो बातें रखते ही रहते हैं, रखिएगा आगे भी। जरा ये बताइए कि आपको सुनने में कौन सा अच्छा लगा, वो जिस समय वो कहते हैं कि तेलुगु वालों को हिंदी वाले परेशान करते हैं और सिखों को पगड़ी कड़ा ये सब पहनने में दिक्कत होती है, गुरुद्वारा जाने में दिक्कत होती है,
और अभी जो हम आपको सुनवा रहे थे, आपने जरूर सुना होगा, एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी सभी भाषाओं का नाम ले रहे हैं और वहां पर मौजूद सब लोग हर एक बार इंडिया इंडिया, मोदी मोदी, चलिए मोदी मोदी छोड़ दीजिए अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, भारत भारत, इंडिया इंडिया, ये जो गूंज सुनाई पड़ती है राहुल लाल जी, अच्छा कौन सा लगता है, बेहतर कौन सा लगता है सुनने में? लालचंद जी, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री और वो हमारे भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। जब उनका स्वागत होता है और भारत भारत के नारे लगते हैं तो गर्व से मेरा भी सीना चौड़ा होता है। लेकिन देखिए, चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक तरह से जो ये सम्मान मिल रहा है, यह सम्मान पिछले 10 वर्षों के कारण नहीं, 75 वर्षों में भारत ने पूरे दुनिया में जो भूमिका रखी, अब हम लोग आजादी का अमृत काल जो मनाने का हम लोगों का समय चल रहा है, अमृत काल में चल रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए सम्मान मिल रहा है और अच्छा लगता है। विदेश में प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वैसे ही नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है, वो भी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बेशक। तो उनके बातों को भी बड़ी गंभीरता से सुननी पड़ेगी। एक ही चीज मैं कहूंगा, नहीं, गंभीरता से लेते हैं तभी तो चर्चा करते हैं, उनकी बातों को भी हम लोग एकदम मान के चलते हैं। वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, तभी तो वो जब इस तरह की बातें हिंदी तेलुगु सिखों को पगड़ी गुरुद्वारा करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है, हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं उनको, क्योंकि हमारे भी सभी के पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल जी। लालचंद जी, बहुत अच्छा चीज अभी विनोद जी कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। हाँ। और मैं उनका स्वच्छता अभियान का भी समर्थक हूँ, बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री से छोटा छोटा अनुरोध तो मैं भी कर सकता हूँ, अपनी मन की बातें मैं भी कर सकता हूँ। अब अगर देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उनको कहते हैं कि वो नंबर 1 आतंकवादी आ गए आप, कैबिनेट में शामिल, आ गए, बिल्कुल एजेंडा पर आ गए राहुल जी। राहुल जी एजेंडा पर आ गए। 110 गालियों की लिस्ट जेपी नड्डा जी ने भेजी है, 110, है ना, मौत के सौदागर से लेकर अली तक। लालचंद जी, हाँ, मेरी बात अगर लॉजिकल ना हो तो बिल्कुल काट दिया जाए। क्या इस देश में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस प्रकार की चीजों का प्रयोग होना चाहिए? एक महाराष्ट्र का एक विधायक गायकवाड़ आता है, कहता है कि राहुल गांधी की जीप काट दो, 11 लाख का इनाम ले लो, वो एनडीए के सदस्य। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन विजय शर्मा जी, क्या 110 गालियों की लिस्ट गिना देने से ये आपका मतलब जस्टिफाई तो नहीं होता कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा, या आप उसके समर्थन में हैं? देखिए, हम तो कतई समर्थन नहीं करते, हम तो सबका मान सम्मान करते हैं। तो ये मौत के सौदागर से इन्होंने शुरू की थी, और जो इनके इमरान मसूद जो अभी एमपी है, 3 बार टिकट दी इन्होंने लोकसभा की उन्हें, जो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर रहे थे, उनको ये टिकट। इमरान मसूद के बयान का जिक्र कर रहे हैं? जी जी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, तो ये पुरस्कृत करते हैं उनको इनाम देके। हमारे यहाँ अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी करता है तो हम उसको सजा भी देते हैं। आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री बने पड़े हुए राहुल जी, अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। राहुल लाल जी, बताता हूं, मैं इनकी भी बताता हूं। देखिए बिट्टू जी एक सिख हैं। आप सिखों के बारे में आपने सबसे पहले कत्लेआम किया 1984 में, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, और इनके पिता राजीव गांधी जी, और उनके वहां से कैसे कहा गया जब पड़ा आप सुनने तो दीजिए ना मुझे। आप मुझे बताइए, जब आप कहते हो कि उनके धर्म पर उंगली उठाते हो, कहते हो कि इस देश में आप देश तोड़ने की बातें करते हो, आप खालिस्तानियों की भाषा बोलते हो, आप खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हो, आप जो पाकिस्तान परस्त है, कहां पे कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है? राहुल लाल जी, नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, मैं यहाँ पर आप एक बात कहता हूँ, अगर कांग्रेस खड़ी नहीं है तो राहुल गांधी के बयान पर तुरंत वहां से गुरुपतवंत पन्नू ने कैसे लेटर जारी करके कहा कि हाँ, बड़ी अच्छी बात, मेरे मन की बात बोल दी? बताइए लालचंद जी। देखिए, अब ये तो उन्होंने कोई बात कही और उसके ऊपर से पन्नू कुछ कह देते हैं, तो अब इसके लिए कांग्रेस क्या कर सकती है? अब अगर कहीं से पाकिस्तान से कोई प्रशंसा का पत्र आ जाए, आया रक्षा मंत्री का बयान पाकिस्तान से भी आ गया। वही तो मुझे जरा बात पूरी करने दें। विजय जी बोल 1 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं, 20 सेकंड में। तो अगर ठीक है, आपके बीच में कोई, अब विजय जी को पूरी कर लेने दीजिए, विजय जी को पूरी कर लेने दीजिए, विजय जी कीजिए। मैं किसी के, राहुल लाल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कोई मेरे बीच में ना बोले। तो आप पृष्ठभूमि समझिए
ठीक है, हम नहीं करते उस बात का समर्थन, लेकिन उनको क्यों कहना पड़ा? आप उसमें भी जाइए ना। एक आदमी देश तोड़ने की बात करता है, उनकी धार्मिक भावनाएं आयत करता है, देश विरोधी लोगों के साथ मंच साझा करता है। आपको नहीं पता वो जो वहां की सेनेटर थी वो पीओके में क्या भाषा बोलती है? पन्नू क्या आतंकवादी नहीं है? उनकी भाषा आप बोलते हो। क्या रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्या बोलते हैं? क्या हम सेम पेज पे खड़े हुए हैं? क्या आपके जो सेम पेज पर 370 को लेकर? ठीक है, नहीं, एलओपी के नेता ने ये नहीं बोला क्या? मैं लौटता हूं। और राहुल गांधी जी के जिस बयान का हम जिक्र कर रहे थे ना, जो जम्मू कश्मीर में आज भी उन्होंने बोला है, पहले वो सुनवा लेते हैं, फिर इस चर्चा को बढ़ाएंगे, आप सभी के पास आएंगे। जरा देखते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या। आज जम्मू में रैली को, जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब मोदी वो वाले मोदी नहीं रहे। सुनिए जरा। 56 इंच की छाती वाले आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो आपने ये बयान सुना राहुल गांधी का जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया। और विजय शर्मा जी, राहुल जी आपके पास भी आ रहा हूं। पहले जरा मैं विनोद जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास आऊंगा ही। विनोद जी, जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि अब वो वाले मोदी नहीं रहे, 56 इंच अब नहीं रहे। 1984 के बाद, मैं 1984 की बात कर रहा हूं, 85, जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव हुए, उसके बाद एक बार जो 417 या 419 सीटें राजीव गांधी जी को आई थी, उसके बाद से लेकर आज तक कभी 240 सीटें कांग्रेस को आज तक नहीं आई हैं। और 240 सीटें आने पर वो कह रहे हैं अब वो वाले मोदी नहीं रहे। विनोद जी। लाल जी, हम लोग बहुत आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। राहुल लाल जी अभी उस डिस्कशन से डिविएट कर रहे हैं या वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। राहुल जी अच्छे वक्ता है और अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से डिविएट मत कीजिए। आज हमने कहीं भी इस चर्चा में बिट्टू के आने का मतलब नहीं था। उन्होंने जो बात कही थी, विजय शर्मा ने साफ कहा है आपको कि उन्होंने मतलब ये बताया कि आतंकी की भाषा बोलने वाले भी आतंकी हैं, और वो जोर दे के बताया, और खड़गे जी को लेटर भी लिखा है। ये सब चीजें आप टेलीविजन पे आके और पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे ये सब बात करते हैं, तो कम से कम उस पर्सपेक्ट को भी सामने में रखिए जो बातें उन्होंने कही है एक मंत्री होने के नाते। सवाल पे आइए, राहुल गांधी क्या मोदी को समझ पाए हैं आज की तारीख में? जो पीएम मोदी अमेरिका में कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो हम स्वराज में जो मौका हमें नहीं मिला, उस दौर में हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम स्वराज में, सुराज जो गुड गवर्नेंस की है, उसके लिए तो हम कम से कम जी सकते हैं। और गुड गवर्नेंस क्या होता है राहुल लाल जी, ये कम से कम पीएम मोदी से तो आप सीख ही सकते हैं, आपकी पार्टी सीख ही सकती है। उस चीज पे बहस करने के बजाय अगर राहुल जी गांधी अगर आज वही बात जो अभी पिछले दिनों अमेरिका में उन्होंने कही थी, वही स्क्रिप्ट लेके यहां भी सामने में है, तो राहुल गांधी ने इस देश को कितना समझा है। जब पीएम मोदी कहते हैं, उसी अमेरिका के उसी न्यूयॉर्क के हॉल में जब वो बता रहे थे और मंत्रमुग्ध पूरी दुनिया सुन रही थी, तो ये मोदी का कभी सीएम बनना, पीएम बनना कभी उसके करियर में नहीं था। जिस सेवा से वो अपने जीवन की शुरुआत किए थे, यही बात वो बता रहे थे। जो गांव की गली से लेके और समुद्र का बीच तक, समुद्र के किनारा तक, नदियों के तीर तक से लेके, सारे धर्म स्थल से लेके, अब भारत के कोने कोने में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां वो कुछ दिन ना बिताए हों। तो एक आदमी जिसका पूरा जीवन 30-40 साल का भारत को समझने, लोगों को जानने, भारत की समस्या को करीब से देखने का मौका मिला है, वो आदमी अगर आपके देश का प्रधानमंत्री है, तो उसके पास समस्या का हल होता है, उसके पास एक विजन होता है, और उसी विजन लेके जब भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी दुनिया के किसी कुछ जगह पे खड़े होते हैं, तो भारत का डंका बजता है।
और आपका विजन कितना छोटा है, तो आप परसेप्शन बनाते हैं, जहां जो परसेप्शन फिट करता है। अभी आप जब लोकसभा के चुनाव में थे तो आपको आरक्षण खतरे में था, संविधान खतरे में था, और वहां अमेरिका में आप जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो इलेक्शन तो फेयर था नहीं। आप वहां पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। तो संविधान को कौन खतरे में डाल रहा है? इस बात का सवाल कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि तुम कर्नाटक में सरकार बनाओ तो संविधान सही है, तुम हिमाचल में बनाओ तो संविधान सही है, लेकिन अगर तुम सरकार में नहीं आ पाए तो संविधान खतरे में है। ये बचकाना जब तक आप करते रहेंगे, आपके नेता करते रहेंगे, तब तक शायद आप पीएम मोदी को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है राहुल जी, पहले आपकी टिप्पणी, फिर विजय शर्मा जी की। देखिए, मैंने भी कल सुना न्यूयॉर्क में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुराज में भाग लेने में पूरा विश्वास रखते हैं। बड़ा अच्छा लगा था लालचंद जी। देखिए, जो अच्छी पंक्तियां हैं उसको मैं अच्छा कह रहा हूं, होनी चाहिए, लेकिन साथ ही और मैं उसी के साथ में जोड़ रहा हूं कि देखिए, सुराज मतलब गुड गवर्नेंस। मैं कह रहा हूं कि इस देश में हम लोगों ने देखा कई सालों से यहाँ पे उत्तर प्रदेश समेत कई जगह पे जो है कि बुलडोजर राज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब जब जाकर रोज रोक लगाई तो रोक लगी। अगर मैं ये अपेक्षा करूं, अच्छा, तो मतलब सुराज मतलब ये कि माफिया राज हो, जो जमीन कब्जा है, जो लोगों को सताए, गरीबों को सताए, वो वाला सुराज था क्या? सुराज वो होता है लालचंद जी, लेकिन अगर वो सुराज वही था तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट को तो मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट का गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट देकर ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कहा है कि जहां भी अवैध है। लालचंद जी, बस मैं संक्षेप में दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि वो दिशा निर्देश देगी। मैं संक्षेप में एक चीज खाली और रख दूं। देखिए, भारत का डंका पूरे दुनिया में बसता है। मैं भी भारतवासियों, तमाम लोगों का, हम लोगों का मन प्रसन्न होता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोच के देखिए, एक आखिरी पंक्ति बस कर दीजिए। अफगानिस्तान में सोचिए कि भारत का रिकंस्ट्रक्शन में कितना वर्क था, लेकिन अफगानिस्तान का जब पीस प्रोसेस हुआ उस समय भारत की भागीदारी नहीं रही और वहां पर तालिबान को ही अमेरिका शासन तोपते चला गया। आज लेकिन वो विनोद जी कह रहे थे आज कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा मैं तो उदाहरण देके रख रहा हूँ जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया। विजय शर्मा जी, ठीक है विजय शर्मा जी, आप काउंटर कीजिए। विजय शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा म्यूट कीजिए विजय शर्मा जी। आज डिबेट क्या है? आज डिबेट ये है कि राहुल गांधी विदेश में बैठ के क्या बोलते हैं, देश को कमजोर करने वाली बातें, देश विरोधी ताकतों के साथ बैठते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके मनोबल गिरता है भारतीयों का। ठीक है, फिलहाल मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय विद्युत एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर इस समय संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। आपको बड़े गर्व के साथ और आपकी सफलता को शुभकामना देते हुए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो इस सिस्टम को हमने बनाया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस प्रकार का सिस्टम पावर डिपार्टमेंट का अपने आप में एक यूनिक सिस्टम देश में खड़ा हुआ। वी आर लीडिंग इन दिस सिस्टम। लीडिंग डिपार्टमेंट के नाते से हमने किया है। तो जो बनाने वाली टीम है उसको भी मैं बहुत बहुत एक प्रकार से सराहना करता हूँ, आभार करता हूँ। हमारी सजगता हमारे सिस्टम को, हमारे ढांचे को बनाए रखेगी, क्योंकि अगर ढांचे में कहीं भी कोई क्रैक आता है, कोई दिक्कत होती है तो बहुत एक नुकसान हो सकता है, फेलियर हो सकता है। इसकी टेक्निकल चीजें बहुत सी आपको पहले बताई गई हैं। टेक्निकल टीम इसको पूरा ध्यान रखेगी। ये सब न केवल केंद्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों के स्तर पर भी सुरक्षा प्रदान करने में अपनी पहल करेगी। हमारे सारे सिस्टम में पावर का जनरेशन, पावर का ट्रांसमिशन, ये अपने आप में ऐसे पहलू हैं कि इन सब चीजों को हमको सुरक्षित रखना, बचाना है, ताकि हम देश की इस पावर सेक्टर की जो सुरक्षा हम कर सकें। और पावर सेक्टर अगर हमारा बचा रहता है तो देश की हमारी प्रगति, वी आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देश में दुनिया में हमारा देश एक प्रकार से एक आर्थिक जगत के नाते से, हमारे प्रगति के नाते से हमने बहुत से पैरामीटर्स अपने खड़े किए हैं। आने वाले 2047 तक तो देश विकसित भारत के नाते से खड़ा हो, उसके अपने पैरामीटर हैं। और आज जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे इस पावर सेक्टर में जो 2030 के 2032 के हमने अपने टारगेट्स तय किए हैं, चाहे वो जनरेशन के हों, चाहे वो हमारे ट्रांसमिशन के हों, चाहे आरई के हों,
और उन सब चीजों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। इतनी ही बात, इतनी शुभकामना देते हुए जो यहाँ से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, उन सबको लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर संबोधित कर रहे हैं। बात हम करेंगे दूरसंचार मंत्रालय से, और ये एक ऐसा मंत्रालय है जो आज देश के 140 करोड़ वासियों के जिंदगी के साथ पूर्ण रूप से एक संकल्पित मंत्रालय होने के नाते जिंदगी सुलभ बनाने की समस्त कोशिश इस मंत्रालय के द्वारा की गई है। पिछले 10 वर्षों में जहां देश के अंदर 90 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन होते थे, आज करीब करीब 117 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन बन चुके हैं। भारत एक अग्रसर टेलीकॉम मार्केट के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है, और उसी के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी करीब करीब 25 करोड़ की, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी 25 करोड़ लोगों से बढ़कर आज करीब 95 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही एक सबसेक्शन ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी होती है, और ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की समीक्षा 2 GB की अवधि से ज्यादा जो उपलब्धि मिलती है, जिसकी संख्या 10 वर्ष पहले केवल 6 करोड़ लोगों तक सीमित थी, आज वही संख्या 6 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 94 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। तो आज जो अवसरों की कमी होती थी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में, उस अवसरों की कमी दूरसंचार के द्वारा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा उसे एक एक देश के वासी तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया है। जहां एक तरफ कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं अगर उस कनेक्टिविटी को, अंग्रेजी में शब्द है यूबिक्विटस, मतलब एक एक व्यक्ति तक साझा किया जाए, तो उस कनेक्टिविटी की दरों पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि कनेक्टिविटी फॉर ऑल, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल एंड अफोर्डेबिलिटी टू ऑल, उसके दौरान जो केवल करीब करीब मोबाइल कनेक्टिविटी की दर 51 पैसे प्रति मिनट होती थी 2014 में, आज वह घटकर करीब करीब 3.5 पैसे प्रति मिनट हो चुकी है। तो 94% गिरावट आई है वॉइस कॉल्स के दरों में, और वही एक स्थिति हमें इंटरनेट के दरों में भी देखने को मिली है, जहां 1 GB की कनेक्टिविटी का दर करीब 287 रुपए 1 GB के लिए होता था, आज वही घटकर करीब करीब 8 रुपए 75 पैसे प्रति GB हो चुका है। मतलब 95% की गिरावट इंटरनेट की कनेक्टिविटी की रेट में आई है। तो एक तरफ पेनिट्रेशन और प्रोलिफरेशन की बढ़ोतरी, और वहीं दूसरे तरफ दरों में गिरावट।
यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संकल्पों के आधार पर इस स्थिति को संभव कराया है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। एक के बाद एक दो मंत्रालयों से जुड़ा हुआ, जहां 100 दिन जो सरकार के पूरे हुए हैं उसको लेकर संबंधित मंत्री अपने अपने जो उनके मंत्रालय हैं उसके कामकाज के बारे में ब्यौरा दे रहे थे। पहले मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अब हम बात करने वाले इस वक्त में जम्मू कश्मीर में जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, तो परसों मतदान है, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम रहा है प्रचार। चुनावी प्रचार थमने वाला है तो भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का और कांग्रेस का भी प्रचार जारी है। और इसी क्रम में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पुंछ और श्रीनगर में उनकी आज रैली। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस क्या दावा कर रही है? वो कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का संवैधानिक अधिकार हम बहाल करेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि व्हाइट पेपर सामने लाएंगे, यानी श्वेत पत्र, और जो आतंकियों को बिरयानी खिलाते थे उन सब के चेहरे से नकाब हटाएंगे, व्हाइट पेपर लाकर, श्वेत पत्र लाकर। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दरअसल 26 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 24 सीटों पर हुआ था, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर को यानी कि परसों मतदान होना है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू विधानसभा चुनाव को लेकर कई जगह कल रैली की थी और वहां की जनता से पूछा था कि धारा 370 का हटना उनके लिए सही है या नहीं। 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि 10 सालों के शासन के बावजूद भाजपा ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। आप यहां पर 10 साल से हुकूमत है केंद्र में, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां है। जो वायदे पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे। गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। तो हमारी संवाददाता रमा त्यागी जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। कैसी तैयारी चल रही है रमा? बिल्कुल दूसरे चरण की तैयारी पूरी, क्योंकि बम्पर मतदान हो रहे हैं, तो उम्मीद तो यह है कि दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान हो। लेकिन इस बीच अगर मुद्दों की बात करें, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये जो बिरयानी खिलाने वाले थे ना, सबको श्वेत पत्र ला करके और चेहरे से नकाब हटाएंगे, बेनकाब करेंगे। किधर निशाना किधर था उनका? बिल्कुल, देखिए इशारा जो था वो स्पष्ट था और लगातार बीजेपी जिस तरह से 370 और अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगातार घेर रही है, उसी में ये जो है अगला तीर था बीजेपी के तरकश का। और जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी निशाना बना रही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, उनके पास उसका जवाब जो है वो कोई निकल कर नहीं आता है। आम लोग भी इसी बात की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो 370 लाने की जब बात होती है तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कल भी साफ तौर पर जिस तरह से कहा कि किस तरह से आप इसे जो है वापस लाएंगे, दरवाजे तो इसके सब तरह से बंद हो गए हैं। अब आप देखिए कांग्रेस तो उसमें चुप रह जाती है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें फारूक अब्दुल्ला भी और उमर अब्दुल्ला भी दोनों ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार किया है, उससे पहले कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखें तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है और हम जाएंगे, हम सालों तक लगे रहेंगे, हम अंत तक लगे रहेंगे। अब वो अंत तक कहाँ तक लगे रहेंगे, कोई इसकी समय सीमा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ एक सेंटीमेंट है जो भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रमा, एक बात और जो हम नोटिस कर रहे हैं कि बीजेपी जो भी कह रही है ना, डंके की चोट पर कह रही है कि 3 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी और ले आओ, 370 वापस नहीं ला पाओगे और बिरयानी खिलाने वालों को व्हाइट पेपर ला करके तो बेनकाब करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो बात कह रही है
कि संवैधानिक अधिकार देंगी। 370 पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कांग्रेस और हम सेम पेज पर हैं। आज राहुल गांधी वहां पर हैं। कांग्रेस की तस्वीर कुछ साफ हो रही है मुद्दों को लेकर के कि उनका मुद्दा क्या है। क्षेत्रीय पार्टियों के तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा क्या है? कांग्रेस से जब सवाल किया जाता है 370 पर आपका स्पष्ट रुख क्या है ये बताइए, तमाम पत्रकार यहाँ भी सवाल करते हैं तो कांग्रेस उसको स्टेटहुड की तरफ मोड़ देती है। अब जो संवैधानिक अधिकार की बात खड़गे जी ने कही तो कौन सा, क्योंकि जो भी हुआ वो तो संविधान सम्मत हुआ। 370 जिस तरह से जो निरस्त किया गया संविधान सम्मत तरीके से किया गया। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार 70 सालों से जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, चाहे वो रिफ्यूजी थे, चाहे वो SC/ST समुदाय के लोग थे, वाल्मीकि समुदाय के लोग थे जिनको विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो और दूसरी बात कांग्रेस कहती है कि जो रिजर्वेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है रिजर्वेशन है, इस पर विचार करेंगे, इसको हटाने पर, जो कि दशकों के बाद यहाँ पर अधिकार मिला। तो कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो अधिकार छीनने की बात कर रही है या संवैधानिक अधिकार देने की बात कर रही है। मुझे विनोद जी से भी लेनी है, एक टिप्पणी विनोद जी से भी, हमारे सलाहकार संपादक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं जरूर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। विनोद जी, राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में हैं और वो 56 इंच की बात वहां कर रहे हैं। ये बातें जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी अपील करेंगी, जिस तरह की बातें वो उठा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर, क्योंकि अभी वही बातें उन्होंने वहां उठाई अमेरिका में, अब वहां जाकर उठा रहे हैं इस बात को, अपील करेंगी जम्मू कश्मीर के मतदाताओं? नहीं, राहुल गांधी का जो परसेप्शन की जो सियासत करते हैं, उस परसेप्शन के सियासत में वो दिखाना चाहते हैं कि आप जो बार बार वो कहते हैं कि डरो मत, तो वो डरो मत वाली जो है वो इस तरह से अपने लोगों को ये सामने में रख के बताते हैं कि अब वो मोदी नहीं है। तो वो इनका मैसेज सही है उस बात के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी को रैली में जाने से अपना परसेप्शन बनाना तो सब पार्टी का हक है जी, लेकिन जो स्पष्ट होनी चाहिए वो भ्रम की जो सियासत है उससे राहुल गांधी और उनकी पार्टी बाहर नहीं निकल रही है। मैं वही कह रहा था कि बीजेपी तो डंके की चोट पर कह रही है। टू द पॉइंट बोलना चाहिए कि आर्टिकल 370 का रिवोकेशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था थी, जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में कभी उसको टेम्पररी लाया गया था। वो इस बात में अगर पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि वहां के लोगों को संवैधानिक हक छीना गया, कौन सा संवैधानिक हक? इनसे अगर सवाल पूछा जाए क्या आप उसको स्पेशल जो स्टेट का राज्य का दर्जा था वो आप चाहते हैं, तो उस पे चुप होने के होकर वो कहते हैं उनको स्टेटहुड की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लच्छेदार बात करके वो राजनीति में एक गोल गोल घुमा के जो वोट की सियासत कर रहे हैं वो देश के लिए नुकसानदेह है। देश के लिए नुकसानदेह। सीधे सीधे बोलिए कि आपको किस एजेंडे पे बात करनी है। बिल्कुल, और खासतौर पर तब जब दूसरा पक्ष बीजेपी जो भी कह रही है ना वो डंके की चोट पर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और रमा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।